जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस को साथियों देखेंगे, कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो आपके लिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए साथियों सबसे जरूरी हैं। यानी कि सबसे पहले साथियों 25 सवाल हम लोग देखेंगे जीके जीएस के, जैसे आपके रियल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे साथियों और फिर मैथ को देखेंगे। तो इन 25 सवालों में से साथियों चेक कीजिएगा कि कितने सवाल आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। और आज की वीडियो साथियों सबसे खास आपके लिए होने वाली है, इसलिए आज की इस वीडियो का एक एक सवाल आपके लिए बहुत खास है। सारे सवालों को आप लोग देखिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रथ के लेखक कौन है? मणिकलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, देवदास गांधी? नहीं साथियों, अगर आपका जवाब मोहनदास करमचंद गांधी के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। कह रहे गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो मैं कहूंगा केवल एक अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था जो 1924 में हुआ था साथियों, बेलगांव अधिवेशन। उसकी अध्यक्षता अपने महात्मा गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। अगला देखिए, ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालिक जनगणना में आयोजित की गई थी। तो कब आयोजन इसका किया गया था? देखिए, जो जनगणना की गई थी साथियों वो कब की गई थी? वो 1881 से शुरू की गई थी। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए वॉरेन हेस्टिंग की अगर बात करते हैं तो यही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। तो जहां समान सिविल कोड का प्रावधान किया गया है वो कहां किया गया है? तो साथियों गोवा में किया गया है। गोवा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो पंचायती राज की शुरुआत जो की थी वो राजस्थान में की गई थी। राजस्थान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था वो अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता के बारे में बताता है? तो कानून के समक्ष समानता जो है ना वो साथियों अनुच्छेद 14 में है। इसलिए अनुच्छेद 14 अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि जो धन विधेयक है इसको परिभाषित किया गया है कौन से अनुच्छेद में? इसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में किया गया है। बिल्कुल सही जवाब, अनुच्छेद 110 में ही किया गया है। कह रहे कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में किसके बारे में बताया गया? भारत की नागरिकता के बारे में, भारत की भाषाओं के बारे में, भारतीय राज्यों की सीमाओं के बारे में या बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में? मैं कहूंगा भारत की नागरिकता के बारे में लिखा है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है, बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाक जल संधि आप लोग याद रखेंगे। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, आपको याद रखना है। अच्छा, 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये छोटा अंडमान तथा निकोबार को अलग करती है। और 8 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो मालदीव तथा लक्षद्वीप के मध्य साथियों गुजरती है। ये आपको याद रखना है, 8 डिग्री चैनल। अगला सवाल कह रहे कि यूरोप का प्रमुख मछुआ वाही क्षेत्र यानी कि डांगर बैंक कहां पर स्थित है? तो डांगर बैंक की अगर बात करते हैं साथियों उत्तरी सागर में स्थित है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी साथियों कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या कवरत्ती है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब कवरत्ती है। अगर बात करते हैं साथियों आइजोल कहां की राजधानी है? तो आइजोल तो ये मिजोरम की राजधानी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी हो गई। सिलवासा की अगर बात करते हैं साथियों दादर नगर हवेली की राजधानी होगी। और पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं साथियों ये अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी हो गई। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी इनमें से कौन सी नहीं है? बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही, फटाफट मुझे बताइए। चलिए, तो मैं कह सकता हूं दमन पुदुचेरी कवरत्ती है लेकिन आइजोल नहीं है, है ना। मैंने आपको बताया था कि आइजोल मिजोरम राज्य की राजधानी है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए, तो अगर आपका जवाब पीली क्रांति है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य साथियों उत्तराखंड था जिसने विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित किया था। उसके बाद देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अगर बात करते हैं तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहलाए जाते हैं साथियों डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के बिखेरना, प्रकाश का परिवर्तन या प्रकाश का वर्तन? ये क्वेश्चन वाकई में साथियों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं, प्रकाश के एक तरीके से प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से साथियों आपको याद रखना है स्वच्छ आकाश का नीला रंग जो है ना वो दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रकाश के बिखरने ऑप्शन हम लगाएंगे। उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो क्या माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, माइकल फैराडे के द्वारा ही साथियों ट्रांसफार्मर की खोज की गई थी। कह रहे कि एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एक्सरे की अगर बात करते हैं साथियों, किसके द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए रोंटगन की अगर बात करते हैं, विलियम के रोंटगन के द्वारा ही साथियों एक्सरे का आविष्कार किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा की अगर बात करते हैं तो यही भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके बाद देखिए अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने साथियों किसका आविष्कार किया था? मैं कहूंगा डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिनका आंसर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो आपको याद रखना है साथियों सबसे अधिकतम यानी कि किसका अधिकतम तापजनक मान है? तो हाइड्रोजन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम साथियों क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। इसका सूत्र CaOCl2 होता है साथियों, 2 भी यहां पर आ जाएगा। तो ये साथियों आपके सामने 25 क्वेश्चन हो चुके, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे, और अब आपके सामने साथियों मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस यहां पर लेकर आऊंगा। इन रीजनिंग के क्वेश्चंस को चेक करिएगा, देखिएगा इनमें से कितना स्कोर साथियों आपका रहता है। चलिए तो पहला सवाल है रीजनिंग का, कह के किसी आकृति, कौन सी आकृति धर्म, मस्जिद और मंदिर के बीच के संबंध को सर्वाधिक सही ढंग से दर्शाती है? आजकल साथियों है ना हिंदू और मुस्लिम का बहुत चल रहा है साथियों, तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आप क्या इसका जवाब लगाएंगे? देखिए धर्म की अगर बात करते हैं साथियों, धर्म के अंतर्गत ही साथियों मस्जिद भी आएगी और मंदिर भी आएगी। तो ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है? ऐसा आरेख आपको ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों ये लेटर सीरीज भी इसको हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से, जैसे कि सबसे पहले बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद साथियों ई है, उसके बाद एच है, उसके बाद एल है, और फिर क्यू आ गया, और फिर साथियों डब्ल्यू आ गया। अगला लेटर कौन सा है? देखिए ये 2 पर होता है, ये 3 पर होता है, ये 5 पर होता है, ये 8 पर होता है, ये 12 पर होता है, ये 17 पर होता है, ये 23 पर होता है। अगला नंबर क्या आएगा मुझे बताइए। देखिए यहां पर 1 बढ़ाया गया, यहां पर 2 बढ़ाया गया, यहां पर 3 बढ़ाया गया, यहां पर 4 बढ़ाया गया, और यहां पर 5 बढ़ाया गया, और यहां पर 6 बढ़ाया गया। तो अब साथियों 7 बढ़ाया जाएगा, और 7 बढ़ाने पर क्या आ जाएगा ये आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए इसमें जब आप 3 बढ़ाओगे तो ये तो 26 हो जाएगा। फिर कहानी ए से शुरू हो जाएगी। कहां से शुरू हो जाएगी साथियों? फिर कहानी ए से शुरू हो जाएगी, और 4 और बढ़ाना, ए बी सी डी। डी कहां पर है? ये साथियों ओ नहीं बल्कि डी लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक यहां पर हो गई है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि सोनू यतेंद्र से लंबा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए मुझे नहीं पता है, मैंने इन सवालों का रिवीजन नहीं किया है, लेकिन मैं जब सवालों को देख रहा हूं ना साथियों, तो आपके सामने ही कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। जैसे कि इस सवाल का मुझे नहीं पता आंसर क्या है और ना मैंने इसका सॉल्यूशन देखा है। चलिए मैं कोशिश करता हूं लगाने की। सोनू यतेंद्र से लंबा है, तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। और अमित सोनू से लंबा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सोनू से लंबा कौन है? सोनू से लंबा साथियों अमित है, तो सोनू से लंबा अमित हो गया। और सोनू जो है ना ये यतेंद्र से लंबा है। सोनू जो है ना ये यतेंद्र से लंबा है, तो यतेंद्र साथियों यहां पर आ जाएगा। कहने के सुभाष अमित से लंबा है, संतु सबसे लंबा है। यदि वे कद के अनुसार खड़े हो तो मध्य में कौन सा होगा? सुभाष अमित से लंबा है। अब देखिए सुभाष अमित से लंबा है ना? सुभाष अमित से लंबा, मैंने ना सुभाष लिखा, अच्छा ये अमित लिखा है, तो अमित से लंबा कौन हो जाएगा साथियों? सुभाष हो जाएगा, है ना। अब यहां पर कहने के संतु सबसे लंबा, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर संतु आ जाएगा। तो कहने के मध्य में कौन सा खड़ा है? 2 इधर से लीजिए, 2 इधर से हटाइए, बीच में बचा अमित, यानी कि मैं कह सकता हूं अमित मध्य में होगा, ऐसा आपसे पूछा गया और ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है आपसे जैसे 6 से 72 बनाया गया है वैसे 8 से क्या बनाया जाएगा? ये आपको साथियों बताना है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों अगर बात करते हैं साथियों किससे भाग कराए, मुझे बताइए जरा। अगर हम इसकी किससे गुणा कराएं,
6 कम 6, 6 दूना 12, 12 पंजा 12 छंग 72। अगर हम यहाँ पर 12 से गुणा कराएं 8 की, कितना आएगा? 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अगर 96 ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा सही है, बिल्कुल साथियों 96 ऑप्शन में भी है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एसएससी एमटीएस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। अब देखिए अगला सवाल कह रहे कि जैसे 27 से 9 का संबंध है वैसे 64 का किससे संबंध होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। साथियों मुझे बताइए। चलिए, ऐसा तो नहीं साथियों, ये 3 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका 3 का क्यूब हो जाएगा। और उसी प्रकार ये 4 का क्यूब है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो क्या 16 कहीं ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि तस्वीर में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा। तो साथियों क्या कहा जा रहा है? साथियों राजीव कह रहा है एक महिला की तस्वीर की तरफ साथियों संकेत करते। ये क्या हो गई? ये साथियों वो महिला होगी जिसकी तरफ संकेत करके कर राजीव कुछ कह रहा है। राजीव कह रहा है कि उसकी माँ का केवल एक पोता है, यानी कि ये मान लीजिए साथियों इस महिला की माँ है और इस महिला का एक पोता है ना। मान लीजिए ये क्या हो गया? ये साथियों पोता हो गया, यानी कि इनका कोई लड़का होगा, इनका माँ का, इस महिला की माँ का कोई लड़का होगा, उसका बेटा होगा साथियों, तभी तो इनका पोता हो पाएगा। कह रहे कि जिसकी माँ मेरी पत्नी है, जिसकी माँ यानी कि इस बच्चे की बात चल रही है, पोते की बात चल रही है। इसकी माँ जो है ना, इसकी माँ की अगर बात करते हैं साथियों, ये इसकी पत्नी हो जाएगी राजीव की। यानी कि अगर बात करते हैं राजीव और ये पति पत्नी है और फिर ये राजीव की माँ हो जाएंगी। तो ये माँ है, माँ की एक बेटी है ये महिला और एक बेटा है साथियों। तो तस्वीर में जो महिला यानी कि ये जो महिला है राजीव से कैसे संबंधित है? ये साथियों बहन भाई ही तो होंगे राजीव और ये महिला। तो राजीव से राजीव क्या कहेगा उस महिला को? तो मैं कहूंगा क्या कहेगा साथियों? बहन कहेगा। बहन कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि 5 किताबें हैं ए बी सी डी और ई, एक मेज पर साथियों रखी हुई हैं। कह रहे कि यदि डी बी के दाईं ओर, और अब जैसा जैसा साथियों कहा जा रहा है ना वैसा वैसा कर लीजिए। 5 किताबें एक मेज पर रखी हो, मान लीजिए साथियों ये एक मेज हो गई, 1 2 3 4 और एक ये 5 मेज यहां पर हो चुकी हैं। कह रहे कि बी के दाएं है ना, बी के दाएं ओर डी है। अच्छा डी जो है ना ये बी के, मान लीजिए बी यहां पर साथियों है, बी के दाएं ओर कौन है? डी है। डी यहां पर हो गई और ई के बाईं ओर है ना, यानी कि डी जो है ये बी के दाईं ओर है, ठीक है, और डी जो है ये ई के बाईं ओर है, यानी कि ई के बाईं ओर डी है, ठीक है। तो कह रहे तथा ए जो है ना ये सी और बी के मध्य में है। तो सी और बी के मध्य में है, यानी कि सी यहां पर आएगा, सी और बी ये हो गए, इनके मध्य में कौन हो गया साथियों? ए हो गया। तो कह रहे के तो मध्य में किताब कौन सी होगी आपसे पूछी जा रही। अच्छा यहाँ पर एक मेज कह रहे थे है ना, तो मैंने तो मेज बना ली। अब हम कैसे पता कर सकते हैं साथियों कि मध्य में यहां पर कौन होगा? सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेते। 5 किताबें ABCDE एक मेज पर रखी हैं। अच्छा एक मेज पर रखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, ये जो होगी ना ये एक तरीके से साथियों, एक सेकंड रुकिए, इसको मैं दोबारा से बनाकर दिखाता हूं आपको, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन पढ़ा नहीं है, मैंने आपके सामने सवाल देखा और उसका साथियों जवाब दे रहा हूं। 5 है तो एक ऐसे बना लेते। अच्छा मुझे क्या लगा? मुझे लगा एक गोल मेज है तो गोल मेज ऐसे बनेगी, लेकिन मेज ऐसे भी तो होती है साथियों। तो 5 लोग हैं, 5 लोग की मैंने जगह बना ली, 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि बी के दाएं ओर ई है। अच्छा सॉरी, बी के दाएं ओर ई जो है ना, ये बी के, मान लीजिए बी आपकी यहां पर है तो बी के दाईं ओर कौन है? बी के दाईं ओर डी है और डी जो है ना ई के बाईं ओर है, यानी कि डी जो है ये ई के बाईं ओर है। कह रहे के ए जो है ये सी और बी के बीच में है, तो सी और बी। अच्छा एक काम करिए, अब यहां से एक को हटाइए, यहां पर एक बढ़ा लीजिए, तो बी और सी के बीच में कौन है? ए है। तो अब देखिए ये पूरी एक टेबल हो गई,
इसके बीच में कह रहे थे मध्य में कौन है, मैं कहूंगा बी जो है ना वो मध्य में है। और बी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टारगेट सिलेक्शन इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। कह रहे कि 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हुए हैं। सी और डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में खड़े हुए हैं। ठीक है, एक कतार में खड़े हैं 6 व्यक्ति। तो 6 व्यक्ति हम बना लेते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोग हमने यहाँ पर साथियों बना लिए। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि सी और डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी केवल ए के बगल में ही खड़ा है, ए का एफ से चौथा स्थान है। अब देखिए बी जो है ना ये केवल ए के ही बगल में है। अच्छा भाई, ए के ही बगल में है। ठीक है, ए का एफ से चौथा स्थान है। एक काम करिए साथियों, ए का एफ से चौथा स्थान है, इस कतार के दोनों अंतिम छोरों पर साथियों कौन खड़े हैं। तो मान लेते हैं साथियों एफ का, यानी कि एफ का ए का एफ से चौथा स्थान है। तो मान लीजिए अगर ए यहाँ पर 1 2 3 4 तो एफ साथियों यहाँ पर होगा। बी केवल ए के बगल में ही खड़ा है। बी जो है ना साथियों ये केवल बी जो है ना ये केवल ए के बगल में ही खड़ा है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि सी और डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में खड़े हैं। तो मान लीजिए अगर ई हम यहाँ पर बनाते हैं, है ना, तो सी और डी, सी यहाँ पर भी आ सकता है, डी यहाँ पर भी आ सकता है ना। एक काम करिए, देखते हैं साथियों, तो कतारों के दोनों अंतिम छोरों पर कौन है, इधर बी हो जाएगा, इधर एफ हो जाएगा। और बी एफ कौन सा ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। इनकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ई यहाँ पर है, डी यहाँ पर भी हो सकता था और सी यहाँ पर भी हो सकता, लेकिन हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें इसके और इसके बारे में पूछा जा रहा था। चलिए खैर, अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, एक महिला कहती है क्या, अपने पति से एक व्यक्ति का, वो व्यक्ति मान लीजिए ये है, इस व्यक्ति के बारे में बता रही है ये महिला, अपने पति को बता रही है। कहने कि इसके भाई के पिता, यानी कि इसके भाई के पिता, यानी कि इस व्यक्ति के पिता, इस व्यक्ति के पिता जो है ना मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। अच्छा भैया, मतलब इनके दादाजी का इकलौता पुत्र जो होगा वो इनका पिता ही तो होगा, है ना, इनका पिता ही तो होगा। यानी कि इस पिता की 3 बच्चे हैं, एक ये और एक ये महिला। तो कह रहे कि इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध, इस व्यक्ति, ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति क्या कहेगा इस महिला को, मैं कहूंगा बहन कहेगा। तो बहन कहेगा साथों, ऑप्शन नंबर बी में बहन है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सुधा को याद है क्या, सुधा को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो कि किसी माह की 20 तारीख के बाद था। यानी कि शनिवार जो है ना ये 20 तारीख के बाद है, 20 तारीख के बाद ही शनिवार है साथियों। ठीक है, इतनी बात साथियों समझ में आ गई, 20 तारीख के बाद है। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि जो सुधा को याद है कि वो अपने भाई को शनिवार को मिली थी, जो कि किसी माह की 20 तारीख, यानी कि शनिवार जो है ना वो 20 तारीख के बाद है। यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार है, यानी कि अगर पहली तारीख को क्या दिन है, अगर पहली तारीख को साथियों मंगलवार है तो सुधा किस तारीख को अपने भाई से मिली थी, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर पहली तारीख को मंगलवार है तो मैं कहूंगा 8 तारीख को भी मंगलवार होगा, उसके बाद 15 तारीख को भी मंगलवार होगा और फिर 22 तारीख को भी साथियों मंगलवार होगा। यानी कि 22 तारीख को कौन सा दिन आया है साथियों, मंगलवार आया है। अब यहां पर कहा जाए, अब देखना है कि सुधा किस तारीख को अपने भाई को मिली थी, यानी कि 20 तारीख के बाद जो शनिवार पड़ा है उसको कौन सी तारीख थी, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर 21 की बात करते हैं तो सोमवार होगा, है ना, फिर साथियों 20 को क्या होगा, रविवार होगा, ये तो नहीं होगा। एक काम करिए 23 को, 24 को, 25 को, 23 को बुधवार होगा, फिर बृहस्पतिवार होगा, है ना, बुधवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, फिर शुक्रवार होगा, 26 को जाकर साथियों क्या होगा, आपका शनिवार होगा। तो सुधा को इतना तो याद है कि शनिवार को मिली थी और 20 तारीख के बाद था, तो मैंने बता दिया 26 तारीख को साथियों शनिवार था। ये एक्सपेक्टेड कह रही थी कि 20 तारीख के बाद था, तो 26 तारीख को शनिवार था। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अब मैथ के क्वेश्चन साथियों स्टार्ट होने वाले हैं आपके। चलिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों इन सवालों की, तो कहने के एक ग्राहक किसी थोक विक्रेता से 1620 रुपए में एक सिलाई मशीन खरीदता है, ठीक है। यदि वो 25% और 10% के क्रमागत बट्टों पर खरीदी गई हो
तो उसका अंकित मूल्य साथियों क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक ग्राहक किसी थोक विक्रेता से 1620 रुपए में एक सिलाई मशीन खरीदता है। यदि वो 25% और 10% के क्रमागत बट्टे पर खरीदी गई हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। मैं कह सकता हूं उसका अंकित मूल्य x है और इस अंकित मूल्य पर बट्टा दिया गया, 25% का बट्टा दिया गया यानी कि वो 75% लिखेंगे, 10% का फिर बट्टा दिया गया यानी कि 90% लिखेंगे और फिर जाकर दो बट्टों के बाद ये जो कितने की ली गई है, 1620 रुपए की ली गई। तो इसको कैलकुलेट करिए और x का मान सातों निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 तिया 75, 25 चौक, 0 से 0 कैंसिल। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 1620 आपका हो गया और इनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए साथियों। 4 और 10 40 की इधर आ जाएगा और 9 और 3 9 कितना हो जाएगा, 27 इधर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कराइए, देखिए 3 से कट होगा, 3 निम 27, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 0 आ गया। 9 से कट करें, 9 पंजे 45, 9 छंग 54। अब 40 की गुणा 60 से करा दीजिए, 6 चौक 24 यानी कि 2400 आ गया। तो x की वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य कितना निकला साथियों, 2400 निकला। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी हो जाती है। कितने हो जाती है साथियों, 12 रुपए की कमी से उसका जो 5% से संभावित 5% संभावित लाभ से जो हानि है वो 2.5% की हो जाती है। 2.5% लिखा है साथियों, 2 सही 1/2% यहाँ पर लिखा है। अब देखिए मान लीजिए किसी का कुछ मूल्य है, उसमें 12 रुपए की कमी हो जाती है ना। पहले उसको क्या 12 रुपए की कमी हो रही है, पहले उसको 5% का लाभ हो रहा था, लेकिन 12 रुपए की कमी की वजह से साथियों वो 2.5% की हानि हो गई। अगर मान सकते हैं पहले 5% का लाभ हो रहा था, पहले वो वस्तु 105 में जा रही थी, लेकिन अब कितने में जा रही है साथियों, 97 है ना, 97.5 में वो रुपए जा रही है। तो ये है यानी कि इसका अंतर जो है साथियों वो कितना है, वो 12 है। और इसका अंतर है कितना, 5 ये और 2.5 इधर, यानी कि 7.5, यानी कि 7.5% की जो वैल्यू है वो साथियों यहाँ पर 12 बताई गई है। और आपको निकालना है 150% की वैल्यू निकालना है। 7.5% की वैल्यू आपके सामने, आपको साथियों 100% की वैल्यू निकालना है। क्यों, क्योंकि वस्तु का लागत मूल्य जो होता है वो 100% ही होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों, आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। तो 7.5% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए ये 12 बटे क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। अब ये इधर 1% की वैल्यू आ गई है। अब इसको 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100 से इसकी भी गुणा करोगे तो इसकी भी साथियों 100 से गुणा करोगे, इस पॉइंट को हटाओगे, यहाँ पर एक 0 लगा लोगे। 25 तो यहाँ 75 हो जाएगा, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 लगा लिया है ना। 3 से 12 कट करेंगे, 3 चौक 12 यानी कि 40 चौक 160 आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु का लागत मूल्य जो होगा वो 160 होगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी टंकी में 3 नल लगे हुए हैं जो अलग अलग उस टंकी को भरते हैं। क्रमशः पहला नल 30 घंटे में भरता है, दूसरा नल 20 घंटे में और तीसरा नल 10 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितने घंटे सातों क्या, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो मान लेते हैं सातों पहली टंकी ए है, दूसरी टंकी बी है और तीसरी टंकी सातों सी है। पहली टंकी 30 घंटे में भरती है, दूसरी टंकी 20 घंटे में और तीसरी टंकी भरती है साथियों यहाँ पर 10 घंटे में। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, यानी कि काम करें ए बी और सी, तो ये कितने घंटे में साथियों भर जाएगी टंकी, इतनी सी बात पूछी जा रही है। अब एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 30 से भी कटे, 20 से भी कटे, 10 से भी कटे। क्या ले लें साथियों बताइए, 60 ले लें। 60 ले लिया, 30 दूना 60, 20 तिया और 10 छंग 60 हो गया। कहने का मतलब ये है कि ए वाला जो नल है ना साथियों, ये एक समय में है ना 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, ऐसे कह सकते हैं। बी वाला 3 लीटर पानी भरता है और सी वाला 6 लीटर पानी भरता है। अगर एक तीनों को खोला जाए तो 6 3 9 और 11, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी भरा जा रहा है साथियों, 1 घंटे में 11 लीटर पानी भरा जा रहा है। अच्छा टोटल पानी कितना है, टोटल पानी ये है 60। तो कैसे करेंगे साथियों, देखिए इसकी 5 से अगर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 55 आ जाएगा। यानी कि 55 लीटर पानी जो भरा गया है वो कितने, अब 5 से गुणा इसकी कराई गई तो इसकी भी 5 से गुणा कराओ, 5 घंटे में। यानी कि 5 घंटे में जो पानी भरा गया है वो 55 लीटर पानी भरा गया है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कितना समय लगेगा, तो 5 घंटे तो पूरे लगेंगे। अब बचा कितना है साथियों, ये 5 लीटर पानी बचा है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा है ना,
और एक तरीके से अगर हम बात करते हैं टोटल कितना भर रहे हैं, 11 भर रहे हैं, तो 11 यहां पर आ जाएगा, तो ये आपका समय कहलाएगा। यानी कि 5 सही 5/11 घंटे लगेंगे साथियों, अगर तीनों लोग जो है ना, तीनों लोग जो है ना, अगर ये काम करते, तीनों लोग पानी भरते हैं। तो कुल मिला के आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा।